जैसे जैसे मार्च का महीना नज़दीक आना शुरू हो जाता है, हम सब के दिमाग में टैक्स से रिलेटेड तमाम उलझनें घूमना शुरू कर देती हैं। केवल सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास के लिए ही नहीं, हर किसी इंसान के दिमाग में टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स घूमना शुरू कर देती है कि आईटीआर कौन सा फॉर्म भरना है, सहज भरना है, सुगम भरना है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3। और हाँ, ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों के लिए ही टैक्स और आईटीआर फाइलिंग ज़रूरी है। उस हर इंसान के लिए आईटीआर फाइलिंग ज़रूरी है जो कि इनकम करता है सर, क्योंकि आगे अगर कहीं लोन लेना है तो कम से कम 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। इस बीच जी बिजनेस पे छपे एक न्यूज़ की चर्चा शुरू में ही करते हैं। टैक्स पेयर्स को उन्होंने अलर्ट करते हुए कहा है कि आपके आईटीआर में मिल रही है गलतियां। सीबीडीटी ने कहा तुरंत करें ठीक। क्या है वो गलतियां, आइए दिखाते हैं। अगर आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और साल 2021-22 या 2022-23 में अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आपके लिए ज़रूरी खबर हो सकता है सर। आपको अपने आईटीआर की कुछ गलतियों को ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उसे कुछ आयकर रिटर्न में थर्ड पार्टी तीसरे पक्ष की सूचनाओं में विसंगतियां मिली हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके बिजनेस इनकम, शेयर मार्केट से हुए इनकम, म्यूचुअल फंड से हुए इनकम के ऊपर। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर और तीसरे पक्ष यानी डिविडेंड, इंटरेस्ट की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं। और हाँ, विसंगतियां मिली हैं और इसे आप ठीक करना चाहते हो तो इसके लिए आप https://eportal.incometax.gov.in पे जाके ठीक कर सकते हैं। मैंने जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां विजिट भी कर सकते हैं। सीबीडीटी ने आगे क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आईटीआर के बीच डिफरेंस फाइंड आउट किया है। इसमें कहा है कि कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है। वर्तमान में ई फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 22-23 से संबंधित जानकारियों में डिफरेंसेज, डिस्क्रिपेंसीज की सूचना दी गई है। करदाताओं को विसंगतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल https://eportal.com incometax.gov.in जिसका कि मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर जाइए, उसे ठीक कर लीजिए। तो अगर आपने शेयर मार्केट में इक्विटी में निवेश कर रखा है, म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, ग्रो ऐप से खरीद रखा है या जीरोधा से खरीद रखा है, कहीं से भी खरीद रखा है, अगर शेयर बाजार से इक्विटी में अगर आपकी कमाई हुई है, म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी ओरिएंटेड पे कमाई हुई है, तो कितना टैक्स लगेगा और कौन सा आईटीआर भरना पड़ेगा। साथ ही अगर आपने यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है तो कितना इनकम पे कितना टैक्स लगेगा और आईटीआर 2 भरा जाएगा, आईटीआर 3 भरा जाएगा, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरा जाएगा। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं उपस्थित हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंस मीडिया का हमारा चैनल। मैं दीपक, पोस्ट ग्रेजुएट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एसोसिएट मेंबर और एनआईएसएम सर्टिफाइड पर्सन टू एक्सप्लेन द न्यूज। तो शेयर बाजार की कमाई पे कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। शेयर बाजार में 1 साल के भीतर अगर आप शेयर बेच रहे हैं सर, देन आपको 15 यानी कि 15% टैक्स लगेगा, जिसे कहते हैं STGC, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और शेयर बाजार में अगर 1 साल के बाद अगर वही शेयर बेचते हैं सर, तो आपको LTCG देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और यहाँ पर सर ये है कि आपने यहाँ पे पहले तो यहाँ पे केवल 10% देना है आपको आपके कैपिटल गेन पे, दूसरा 1 लाख तक की इस पे छूट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 साल के बाद के शेयरों पे 1 लाख से ज़्यादा आय पे आपको LTCG देना पड़ेगा। लंबी अवधि वाले निवेशक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिनको फाइल करना है, उनको आईटीआर 2 भरना होगा। कैपिटल गेन के साथ अगर बिजनेस इनकम है आपका, यही विसंगतियां मिली हैं सीबीडीटी को, जैसा कि मैंने जी बिजनेस के हवाले से आपको बताया। कैपिटल गेन के साथ बिजनेस इनकम होने पे आपको कौन सा भरना पड़ेगा, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है म्यूचुअल फंड। लोग नौकरी भी करते हैं और साथ ही टाइम निकाल के थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लिया, थोड़ा लमसम कर लिया, तो वहाँ टैक्स का क्या रहेगा सर रूल्स। निवेश की अवधि अगर वहाँ भी इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें कि 70-80% तक म्यूचुअल फंड है, या फिर अगर कुछ आर्बिट्राज फंड हैं या हाइब्रिड फंड हैं जिसमें कि 65% से ऊपर इक्विटी का एक्सपोजर है, तो सर उसको भी इक्विटी फंड ही काउंट करती है म्यूचुअल फंड, और टैक्स के पर्पज से भी। वहाँ भी 12 महीने से कम है तो आउटराइट आपको 15% लगेगा ही कैपिटल गेन पे, और 12 महीने से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख काट दीजिए और जो बचा उसके ऊपर 10% का आपको टैक्स देना है। आईटीआर 3 में इसकी चर्चा कीजिए। हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आपका डेट फंड है या गोल्ड फंड है या लिक्विड फंड है या हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड है,
तब आपके इनकम स्लैब के मुताबिक, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और उलझन, पुराना रिजिम में टैक्स फाइल करूं या नए रिजिम में। यहाँ पुराने रिजिम की अगर बात करें तो सालाना आय अगर 2.5 लाख तक है तो 0% कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 पे 20% और 10 से ऊपर 30% लगता है। और यहाँ सबसे जो ल्यूक्रेटिव चीज़ है, आकर्षित करती है, वो है छूट। किस चीज़ के ऊपर? जो हम बचत करते हैं एटीसी के तहत जो हमें छूट मिलता है, वो एटीसी के छूट के वजह से हम लोग सेविंग कर पाते हैं सर, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है और इस वजह से पुराना टैक्स रिजिम आज भी हमें ऑप्ट करना ही चाहिए। आपको याद दिलाना चाहूँगा, अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस 2008 का, लोगों के पास कोई बचत नहीं था, वो बचत करने का कल्चर ही नहीं था अमेरिका में, इसलिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस में एकदम टूट गए, रोड पे आ गए। तो इसलिए पुराने टैक्स रिजिम से फ़ायदा ये होगा कि चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, चाहे आप म्यूचुअल फंड ELSS खरीदें, चाहे आप इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम जिसमें छूट मिलती है, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, वो खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन इससे आपका कल का भविष्य भी सुरक्षित होता है, आज 2 पैसा टैक्स भी बचता है, इसलिए पुराना रिजिम अच्छा है। साथ ही अगर आप नए रिजिम में करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एप्लीकेबल है और वहाँ पे आपको क्या क्या अंतर मिलेंगे मैं बता देता हूँ एक बार। पुराने टैक्स रिजिम में सर एटीसी का कोई छूट नहीं मिलेगा, नए टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, पुराने टैक्स रिजिम में मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस पे पुराने टैक्स रिजिम में छूट मिलेगा, वहीं एजुकेशन लोन पे मिलेगा, LTA पे छूट मिलेगा, इतने सारे छूट मिलेंगे। नए टैक्स रिजिम में आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप नए रिजिम में भरना चाहते हैं तो सर आप नए रिजिम में भी भर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आपको दिया गया है। क्या है नए रिजिम में सर छूट का प्रावधान, आइए एक बार बताते हैं। सर नए रिजिम में आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 लाख से 6 लाख के बीच 5% टैक्स देना होगा, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स देना होगा, 9 से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना होगा, वहीं 12 से 15 लाख तक 20 लाख का टैक्स 20% का टैक्स देना होगा, 15 लाख से ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स सेविंग के लिए अगर पुराने रिजिम की बात करें तो एटीसी में जैसे PPF पे आपको टैक्स में छूट मिलता है, EPF पे टैक्स में छूट मिलता है, ELSS पे छूट मिलता है, NPS पे, SSY सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे भी आपको छूट मिलता है। इसके साथ एटीसी FD जिसकी लॉकिंग पीरियड 5 ईयर होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसे यूलिप कहते हैं उस पे, और हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको एटीसी के छूट मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां एटीसी के अलावा आपको टैक्स प्लानिंग में छूट मिलता है, जैसे सेक्शन 24 सब क्लॉज B के होम लोन के ब्याज पे आपको टैक्स में छूट मिलता है, वहीं सेक्शन 10 में घर के किराए और LTA पर टैक्स छूट मिलता है, वहीं सेक्शन 10 में बच्चों की शिक्षा, हॉस्टल खर्च, यूनिफॉर्म के लिए छूट मिलता है, वहीं सेक्शन 80E के तहत आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन पे टैक्स में छूट मिलता है, वहीं सेक्शन 80G में आपको चैरिटेबल डोनेशन पर भी टैक्स में छूट मिलता है।